हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि अभी आपने 10th एमपी बोर्ड का पेपर मैथ्स का दिया है। 10th एमपी बोर्ड मैथ्स के पेपर में दो तरह के पेपर होते हैं, एक होता है बेसिक और एक होता है स्टैंडर्ड। आज मैं पहले आपको बेसिक पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक पेपर कैसा आया है, इसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आए। सबसे पहले तो पेपर इस बार का बहुत सिंपल और बहुत अच्छा आया है और आप सबका भी अच्छा ही गया होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आपको सामने पेपर दिखाई दे रहा है 10th बेसिक का। इस 10th बेसिक पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब एमसीक्यूज जो हमारे होते हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, प्लस बी उधर जाएगा तो माइनस बी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपको पेपर में दिखाई दे रहा है। सेकंड आता है क्वेश्चन इसका एचसीएफ ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर इज। अब को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिसका दोनों का फैक्टर कॉमन ना हो, ज्यादा फैक्टर्स कॉमन ना हो, तो कॉमन सिर्फ क्या होता है 1। 1 एक ऐसा फैक्टर है जो हर नंबर का कॉमन फैक्टर होता है, तो इसका आंसर आएगा 1, ऑप्शन नंबर होगा ए और आंसर आएगा इसका 1। थर्ड है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी आप सभी को पता ही है, b² माइनस 4ac। ये किसका फॉर्मूला होता है? डिस्क्रिमिनेंट का। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा फर्स्ट, ए वाला ऑप्शन, थर्ड वाले का। फोर्थ क्वेश्चन है, आपको पेपर में दिख रहा होगा द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाई ऑन द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के केस में x हमेशा क्या होता है 0, तो जिसमें x 0 हो और y की वैल्यू गिवन हो वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है जिसमें 0,2 दिख रहा है, जिसमें x हमारा क्या हो रहा है 0 और y के कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पे गिवन है। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी 0,2। अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे हम जाते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन 30। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो आप सभी को पता है, तो साइन 30 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे हो गई 1/2। अब क्वेश्चन नंबर हम जाते हैं 6th पे, मतलब फर्स्ट के 6th पे हम जाते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज। तो हम जानते हैं कि जब सर्कल पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट को मिला के, तो दो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें, कितने टेंजेंट? 2 टेंजेंट, तो वो एक एक्सटर्नल पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 2। कितने टेंजेंट आएंगे यहाँ पे 2, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा बी, तो इसका आंसर आएगा 2 टेंजेंट। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी पावर 3 हो, तो जितनी पावर होती है पॉलिनोमियल में उतनी ही रूट्स होते हैं, उतने ही उसके रूट्स होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स, क्यूबिक है तो 3, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4। तो क्यूबिक में इसके रूट्स कितने होंगे 3, इसका आंसर आएगा 3। तो फर्स्ट वाले का आंसर आया फिल इन द ब्लैंक्स में 3। सेकंड है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अब हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आप सभी को पता है, d इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म इसकी आपको दे रखी है, आपके पेपर में क्वेश्चन में आपको दिख रहा है -1/2 माइनस t1 आपको दे रखा है, फर्स्ट टर्म आपको -3, -1/2। माइनस माइनस प्लस होता है। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा 2, 1 × 1 1, 2 3 6, आंसर आएगा इसका 5/2। तो इसका आंसर आएगा आपका सेकंड वाले का 5/2 फिल इन द ब्लैंक्स में। थर्ड है ऑल सर्कल्स ऑफ डिफरेंट साइज आर सिमिलर। तो इसका आंसर क्या आएगा सिमिलर। नेक्स्ट है फोर्थ वाला द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के सेंटर से जो रेडियस बनाता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर आएगा द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स होती है और पूरी कंप्लीट होती है। तो पूरी कंप्लीट वाली प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है 1। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, तो इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट आता है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट। तो हम जानते हैं एक होता है ऑर्डिनेट और एक होता है
एब्सिसा, तो उसने ये बोला कि एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स ऑर्डिनेट, तो हमको इसको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स एक्सिस, क्या लिखना पड़ेगा, एक्स एक्सिस, जो कि क्या कहलाएगा हमारे लिए, ऑर्डिनेट, जिसमें हमको ऑर्डिनेट मिलेगा, इसका आंसर आएगा एक्स एक्सिस। अब हम ट्रू फॉल्स पे जाते हैं। अब ट्रू फॉल्स में आपका बेसिक वाले बच्चों का जो पहला क्वेश्चन है, हो सकता है जिसके सेट्स अलग अलग हो, जैसे मैं यहाँ सेट बात कर रहा हूं, ये हमारा सेट है ए, मेरे पास ए सेट है, हो सकता है किसी के पास बी सी और डी हो, तो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, तो मैं सेट ए के हिसाब से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं यहाँ लिख देता हूं सेट ए। आप सेट ए लेके क्वेश्चन को मर्ज कर सकते हैं, बाकी उसमें से क्वेश्चन मिला सकते हैं, सेट ए। तो सेट ए में जो हमारा ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस सी देन अल्फा इंटू बीटा। अब आप जानते ही हैं अल्फा इंटू बीटा मतलब होता है पोज, पोज मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन ए। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। उसने बोला अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो इसका आंसर आएगा यस ट्रू, ये ट्रू आंसर है। ऑल द सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ऑल द ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर होता तो वो ट्रू होता है, यहां पे कॉन्ग्रुएंट पूछा है तो वो क्या होगा, फॉल्स। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ए कॉमा बी फ्रॉम द ओरिजिन इज, ओरिजिन पॉइंट हम जानते हैं क्या होता है, 0 कॉमा 0, और हमको एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, और वो पॉइंट है पी ए कॉमा बी, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब समझ ही गए आप कि x1 y1 x2 y2, यहाँ पे x1 तो 0 हो जाएगा, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा। नेक्स्ट, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r इज पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आपको पता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, और इधर क्या पूछा है, पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इज द फ्रीक्वेंसी obtained by adding the frequencies of all the classes preceding the given classes, मतलब जितनी भी पुरानी क्लासेस होती है पीछे वाली, उन सब का सम करते हुए जो वैल्यू निकलती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, तो यस इट्स ट्रू। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, जितनी भी क्लासेस होती है फ्रीक्वेंसी में, हमारी जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम ऐड करते हुए जाते हैं, तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड होता है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट आता है मैच द कॉलम, नेक्स्ट आता है आपका मैच द कॉलम। अब मैच द कॉलम में सबसे पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है, सारा मैच द कॉलम आपको बोर्ड पे दिख रहा है। पहला ऑप्शन क्वेश्चन है अपना कॉस ए डॉट सेक ए, तो सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, तो कॉस ए, और सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस से कॉस यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल, तो आंसर कितना आया 1, तो पहले वाले का आंसर आएगा 1। सेकंड है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो क्यूब की टोटल सरफेस कितनी होती है, 6, कितनी सरफेस होती है, 6, तो आंसर आएगा 6a स्क्वायर, ये इसका TA से आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब का सेकंड वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर आएगा 6a स्क्वायर। थर्ड है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द एंगल थीटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ सर्कल रीजन ऑफ द डिस्क, तो आप समझ ही गए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम वन वर्ड वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं, वन वर्ड, नेक्स्ट हम चलते हैं वन वर्ड वाले क्वेश्चंस पे। तो वन वर्ड वाले क्वेश्चंस क्या होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है वन वर्ड, डिफाइन द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, देखो बेटा लाइन ऑफ साइट को पहले अपन समझते हैं इस तरीके से। मान लो कोई भी ऑब्जर्वर, मतलब हम लोग जब किसी भी टावर को या किसी भी एंटीना को ऊपर की ओर हम जब देखते हैं यहां से, तो ये जो लाइन बनती है इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट को आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वर आई एंड ऑब्जेक्ट, आई एंड ऑब्जेक्ट, ये आपका आंसर है। राइट द फॉर्मूला
टू फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बेटा, जिसको हम श्रीधराचार्य भी बोलते हैं, क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसका आंसर होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मतलब जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है उसका टोटल सम आप जानते हैं कितना होता है? टोटल सम 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1। नेक्स्ट वाले का, राइट द कंडीशन ऑफ डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बेटा फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको यह पूछा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 को इक्वल नहीं होता है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता, तो ये कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? कंसिस्टेंट। तो आपको इसका आंसर लिखना था a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। नेक्स्ट है, डिफाइन द सेकेंड ऑफ द सर्कल। तो सेकेंड तो आप बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हो। सेकेंड क्या होती है? जब सर्कल से कोई लाइन इंटरसेक्ट होकर निकलती है और दो एक्सटर्नल पॉइंट को बनाती है, तो वो क्या कहलाती है? सेकेंड। जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। नेक्स्ट है, राइट एसएस सिमिलर क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल। तो सिमिलर क्राइटेरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल में क्या होगा? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। जिसकी तीनों साइड्स क्या हो? इक्वल। कोई भी दो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो? इक्वल, तो वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे एमसीक्यू होगा जो कि 30 मार्क्स के थे, जिनका आंसर मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो ध्यान से समझिएगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्या हो। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थोड़े थोड़े हम इधर समझेंगे। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 6 and 20। आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप 6 का पहले फैक्टराइज कर लें, आप 2, 3, ऐसे 20 का फैक्टराइजेशन कर लें 10, 5। तो 6 के फैक्टर कितने आ गए? 2 into 3। और 20 के फैक्टर कितने आ गए? 2 into 2 into 5। अब हमको इसमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं कि इसमें जो कॉमन आया, जो दोनों में कॉमन आया, एक बार उसको लेंगे हम 2 को, और बचे हुआ नंबर कौन है बेटा? 3, 2, 5। बचा हुआ नंबर कौन है यहाँ पे? जो भी रिमेनिंग नंबर्स हैं 3, 2 और 5। तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 5 10, 10 into 6 60। तो इसका आंसर आपका आएगा 60। ये आपका पहला। अब इसका जो और वाला क्वेश्चन है, अब इसका जो और वाला क्वेश्चन है 6th का और वाला जो आपको दिख रहा होगा, वो क्वेश्चन है एक्सप्रेस द नंबर 156 एज इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब आपको 156 को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है, जो कि बड़ा सिंपल है। तो 156 को प्राइम फैक्टराइज करना है 2 से सबसे पहले, क्योंकि पीछे इवन नंबर है इसलिए आप 2 से करेंगे। तो 2 7 14, 1 इधर गया तो कितना हो जाएगा? 16। तो 2 8 16। फिर इसके फैक्टर कर ले, 2 3 6 9। अब यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 3 9। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है इसलिए 13 1। तो 156 के प्राइम नंबर आ गए 2 2 3 13, जिसको आप 2 को ऐसा भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 3 into 13। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। नेक्स्ट आता है फाइंड द 15th टर्म ऑफ द एपी। अब हम 7 क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें यह पूछा गया है 7 क्वेश्चन में हमसे कि फाइंड द 15th टर्म ऑफ द एपी। तो एपी की 15th टर्म कैसे निकालेंगे? 3 8 13, ये एपी दे रखी। तो ए कितना दे रखा है हमको? 3। ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारा। यहां से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 8 - 3 कितना आ जाएगा बेटा? 5। तो कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पे 5 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 5। अब हमको कौन से नंबर की टर्म पूछी है? 15। तो एन की जगह हम लिख लेंगे 15 और फॉर्मूला लिखेंगे टीएन। टीएन का फॉर्मूला बोलेंगे ए क्या होता है बेटा? d - n - 1 d। मैंने d बोल दिया, सॉरी। तो a की वैल्यू सबसे पहले कितनी आ जाएगी? 3।
n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 माइनस 1 और d की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 5। तो tn का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आप ध्यान से समझें, n इक्वल टू 15, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 15 माइनस 1 और d की वैल्यू 5। तो 3 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 5। तो 3 प्लस 14 इंटू 5 कितना होगा, 4 5 20, 2 इधर आ गया, 5 1 5, 5 4 2 7। तो 70 प्लस 3 आंसर कितना आएगा इसका 73। यहां तक आपको समझ में आया। 7 के और पे चलेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के और पे चलेंगे। 7 का और नंबर क्वेश्चन दे रखा है 12, 15, 18, 99। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब हमको 99 दे रखा है यहाँ पे, लास्ट आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे a की वैल्यू है 12, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 15 में से कितना माइनस कर लेंगे आप 12, तो 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा 3। तो d की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। लास्ट टर्म यहाँ पे आ जाएगा 99। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला बोले बेटा a प्लस n माइनस 1 d। आप सभी लास्ट टर्म का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, a प्लस n माइनस 1 d, जो अभी हमने टोटल टर्म इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा। 99, a की वैल्यू 12, n माइनस 1, यहाँ पे n हमारे पास गिवन नहीं है, d की वैल्यू है 3। 99, 12, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 3n माइनस 3। 99, 12 में से 3 गया तो कितना आया 9 प्लस 3n। ये 9 इधर आ जाएगा तो 99 माइनस 9 इक्वल टू 3n। तो 99 में से 9 गया तो 9 बचा इक्वल टू 3n, और ये 3 इधर आ जाएगा तो 90 डिवाइडेड बाय 3n। n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9 3 मतलब 30। तो नंबर ऑफ टर्म्स अर्थमेटिक की कितनी आ जाएगी यहाँ पे 30। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमको यहाँ पे दिख रहा है an इक्वल टू 3 प्लस 2n। अब इसमें हमसे पूछा है शो दैट a1, a2, a3 ये AP में है या नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप n की जगह एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे। तो n की जगह 1 रखेंगे तो a1 आएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो a2 आएगा, और n की जगह 3 रखेंगे तो a3 आएगा। तो आपके पास ऐसी 3 टर्म मिलेगी आपको। उस 3 टर्म के बाद आप निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। अगर दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP है, और अगर दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इट्स नॉट AP। तो आपको देखना है कि अगर दोनों का डिफरेंस यहाँ पे सेम है तो आप लिखेंगे इट्स AP, और अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इट्स नॉट AP। नेक्स्ट जाते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ द AP। इसके बाद वाला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ द AP। अब आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने a निकालना भी सिखा दिया, d निकालना भी सिखा दिया। बस अब आपको इस वाले क्वेश्चन में सम वाला फॉर्मूला लगाना है, SN का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये आपका सम वाला फॉर्मूला। a की वैल्यू आपको दे रखी क्वेश्चन पेपर में 8 है, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लेंगे 3 माइनस 8 माइनस 5। n आपको दे रखा है 12, तो n की वैल्यू आप 12 रखेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे 8 रखेंगे, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू रखेंगे d की वैल्यू माइनस 5। तो आपका सम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये मैं आपको बताता हूं इसमें कि आपको पॉलिनोमियल कैसे निकालना है। तो ये हम ने यहाँ पे देखा 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड लगाएंगे। तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड लगाने से पहले हम जो आगे जो नंबर लिखा रहता है उस नंबर का हमको पहले पीछे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें, -4 में, तो हमारा आंसर आ रहा है -12। अब हमको -12 मतलब 12 के फैक्टर्स निकालना है। तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 6, 3 × 4, 1 × 12, ये फैक्टर्स होते हैं। 2 × 6 12, 3 4 12, 1 × 12 12, ये 12 इसके फैक्टर्स होते हैं। अब हमको इस फैक्टर को स्प्लिट करके देखना है कि ये 1 कब बनेगा। तो 6 - 2 4 होता है, 6 + 2 8 होता है, 12 + 1 13 होता है, 12 - 1 11 होता है, 4 + 3 7 होता है, और 4 - 3 1 होता है। 4 - 3 यहाँ पे कितना होता है 1, और हमको 1 ही चाहिए। तो फैक्टर आ गया 12 का 4 × 3।
अब आगे जो है इसमें साइन कौन सा है, माइनस का, इसलिए इसके आगे क्या लगाया, माइनस। तो माइनस का 12 आ गया, तो -12 माइनस, यहाँ पे माइनस का 12 आ गया, और इधर कितना है, माइनस का 1, तो माइनस का 4 और प्लस का 3, तो 3x² इस -1 की जगह में लिख दूंगा -4x प्लस 3x -4 = 0। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, यस सर ये फैक्टर हो गया, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, x, तो यहाँ बच जाएगा 3x - 4, और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 कॉमन निकाल लेंगे, 3x - 4। अब दोनों फैक्टर यहाँ पे सेम बन गए, तो दोनों फैक्टर सेम कॉमन आ जाएंगे, 3x - 4, तो इधर से बच जाएगा x और इधर बच जाएगा यहाँ पे 1, तो आंसर इसका आएगा 3x - 4 और x + 1 = 0। अब इसमें सिर्फ हमको जीरोस फाइंड करने को बोला था, तो इसीलिए हम इसके इक्वल टू में क्या रखेंगे, एक बार 0, 3x - 4 के इक्वल टू में 0, तो माइनस का 4 जब उधर जाएगा तो प्लस x की वैल्यू हो जाएगी 4/3, x + 1 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1, तो x की वैल्यू -1 हो गई, x की वैल्यू 4/3, ये आपके इसके जीरोस आ गए। नेक्स्ट इसके और वाले क्वेश्चन में हम चलते हैं, तो इसके और वाले क्वेश्चन में find a quadratic polynomial if the sum and product of whose zeros are 4 and 1, 4 and 1। तो उसने हमको क्वेश्चन दे दिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 and 1 है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, मतलब एस आपको यहाँ पे 4 दे रखा है, सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसको हम पी बोलते हैं, कितना दे रखा है 1, और द स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है k x² माइनस का sx प्लस p, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें k आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, पर k लगाने से थोड़ा स्टैंडर्ड डिफाइन करता है वो k x²। s की वैल्यू यहाँ पे आपको 4 दिख रही है 4x, और p की वैल्यू आपको यहाँ पे 1 दिख रही है, ये आपका आंसर आएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में दिया गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। On comparing the ratio a1 a2 b1 b2 c1 c2, find out whether the pair of linear equation 2x + y = 6, नेक्स्ट है 4x - 2y = 4। उन्होंने हमसे पूछा है क्या ये कंसिस्टेंट है या ये कंसिस्टेंट नहीं है। तो पहले वाले एमसीक्यू में हम सीख चुके हैं कि कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है। तो कंसिस्टेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, a1/a2 b1/b2। ये हम चेक करके देखते हैं, अगर ये इक्वल नहीं होता है तो कंसिस्टेंट है। तो यहाँ हमको दिख रहा है a1 2, यहाँ 4, यहाँ 1 और यहाँ -2, क्योंकि ये माइनस का है। तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। सिंपल सी बात है, 1/2 -1/2 के इक्वल नहीं होता। तो ये यहीं पे सॉल्व हो गया कि दिस लाइन आर कंसिस्टेंट लाइंस। ये दोनों लाइंस कौन सी है, कंसिस्टेंट लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये भी बड़ा सिंपल है। इस बार इस वाले क्वेश्चन में कोई भी हमको मेथड नहीं दी कि आप किस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। कोई भी मेथड नहीं दी कि आप सब्स्टिट्यूशन लगाएं या आप एलिमिनेशन लगाएं या आप ग्राफिकल मेथड लगाएं। आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे सिंपल मेथड हम जानते हैं कि एलिमिनेशन मेथड होती है। इसको इक्वेशन नंबर एक बार क्या मानना है 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हमको प्लस करना है। प्लस x + 2x कितना हो गया 3x, प्लस का y माइनस का y यहाँ पे कैंसिल, 5 और 7 यहाँ पे हो गया 12, x की वैल्यू 12/3, तो x की वैल्यू यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे 4। और यही x की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप कर देंगे तो किसकी वैल्यू भी आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x की वैल्यू आपने 4 रख दी, तो y = 5, y = 5 - 4, तो आंसर यहाँ पे आ गया 1। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमको दिख रहा है 10a = 4/3। अब हम जानते हैं एक रिलेशन परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसमें ये हमारा 10 थीटा होता है। तो यहाँ पे 10a की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 4 है, बेस की वैल्यू यहाँ पे 3 है। हाइपोटेनियस हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, पीजीटी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया 16, 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया 9,
हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो गया 25। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है 5 के स्क्वायर के बराबर, तो हाइपोटेनियस की यहाँ पे वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस हमारा आ गया 5। तो हाइपोटेनियस भी आ गया और बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन था, हमको साइन निकालना था, हमको साइन ए, और साइन ए का फॉर्मूला हम जानते हैं ये होता है साइन, ये होता है कॉस। तो हमको साइन का फॉर्मूला निकालना था, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे था 4, हाइपोटेनियस हमने निकाल लिया है 5, आंसर आ गया 4/5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे हो गई √3/2, कॉस 30 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है √3/2। ये आप टेबल आपको पता है, आपने टेबल पढ़ रखी है सभी बच्चों को, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू 1/2, √3 × √3 3, 2 2 4, 1 × 1 1, 2 2 4, दोनों का एलसीएम सेम ही आएगा 3 + 1, 3 + 1 आ गया 4, 4/4, 4 से 4, तो इसका आंसर आएगा 1। ये भी आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर इसके बाद 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर का 12 यहाँ पे है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम पहले तो सर्कल बना लेते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। उसने बोला है टेंजेंट जो इसका सेंटर है, उस सेंटर से टेंजेंट पर एक एक्सटर्नल पॉइंट जिसकी डिस्टेंस इन्होंने दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और टेंजेंट की डिस्टेंस उन्होंने हमको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। हमसे उन्होंने बोला है कि फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस। तो अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने कौन सी थ्योरम अप्लाई करी थी, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, इसको OAB सपोज कर लें। फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का OB का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा OA स्क्वायर, बेस आपका हो जाएगा AB स्क्वायर। बस अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। OB यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 का स्क्वायर, यहाँ पे OA आपको दिख रहा है रेडियस R का स्क्वायर, और AB आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इधर ले आए तो R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो R की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना बहुत जरूरी होता है हर क्वेश्चन में, अगर वो यूनिट के साथ दिया हो तो, नहीं तो यूनिट का हाफ मार्क्स माइनस होता है। तो रेडियस यहाँ पे आके आपकी 3 सेंटीमीटर। अब हम इसके और वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल है, एक डायग्राम हमको दे रखा है, एक डायग्राम में उसने हमको एक एंगल दे रखा है POQ, उसने हमको एक एंगल दे रखा है 110 डिग्री, और हमसे PTQ, एंगल PTQ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पूछा है, ये हमसे पूछा है एंगल PTQ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि जो एडिशनल एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब यहाँ से जो टेंजेंट बनाता है एक्सटर्नल पॉइंट की ओर, उसका एंगल हमेशा कितना होता है बेटा 90, उसका एंगल कितना होता है 90। अब आपको ये 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, और सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360। तो आप यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल T प्लस ऐसे लगा ले, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360। तो आपका पहला एंगल आ गया 90, नेक्स्ट एंगल आ गया 90, नेक्स्ट एंगल आ गया 110 LT 360। अब आप इसको प्लस कर लें तो ये हो जाएगा 290, एंगल T इक्वल टू 360, और 360 में से आप क्या करें 290 को माइनस कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 70 डिग्री। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.15, ये तो आप सबने 101% मुझे श्योर है कि आपने सभी ने ये क्वेश्चन किया होगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ इवेंट, मतलब बाल लगा के। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट।
तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.15, तो आंसर कितना आएगा 1.00 0.15, तो इधर 1 गया, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 9, यहाँ बच जाएगा 9 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा 8, तो आपका आंसर आएगा 0.85। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर इसके और में जाते हैं, 13 के और में, इफ डाइस आर थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो आप जानते हैं डाइस में 6 साइड्स होती है, 4 से बड़े नंबर होते हैं 5 और 6, 5 और 6, मतलब कितनी कंडीशन हो गई 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगी, कितनी कंडीशन है 1 और 1 2, और डाइस में टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है 6, तो आंसर आपका इसका आएगा 1/3। इसको प्रॉपर फॉर्मूला लगा के करना पड़ता है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, गिवन आउटकम हमारे पास 2 है, टोटल आउटकम हमारे पास 6 है, तो आंसर आ गया हमारा 1/3। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बोर्ड पे दिख रहा है, मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, अ लॉट ऑफ 20 bulbs contain 4 defective ones, 1 bulb is drawn at random from a lot, find the probability that the bulb is defective। मतलब एक बकेट में बच्चों 20 बल्ब रखें जिसमें 4 आपके डिफेक्टिव हैं और 4 डिफेक्टिव, और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हम जो बल्ब निकाल रहे हैं वो डिफेक्टिव होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें टोटल डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, तो टोटल डिफेक्टिव बल्ब उसमें है 4, तो गिवन आउटकम आपका क्या हो गया 4, टोटल 4, और जो टोटल आपके नंबर ऑफ बल्ब्स है वो कितने हैं 20, तो 4 के रेशो के हिसाब से इसका आंसर आएगा 1/5, तो 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि इसमें कोई एक बल्ब हम निकाल रहे हैं और वो क्या हो डिफेक्टिव हो। नेक्स्ट हम जाते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि जब हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है, तो दोनों केस में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, हेड के लिए भी यहाँ हम हेड लिख दें, यहाँ हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल लिख दें, दोनों के केस में इसकी प्रोबेबिलिटी में गिवन आउटकम होगा 1। अगर हम हेड की बात करें तो भी कितना होगा 1, और आ क्या सकता है हेड और टेल, तो इसकी सैंपल स्पेस हो जाएगी 2, सेम टेल के लिए भी ऊपर क्या होगा 1, और सैंपल स्पेस कितनी होगी 2, तो दोनों के लिए आंसर इसका क्या आएगा 1/2। इसको आप प्रॉपर फॉर्मूला लगा के नोट करेंगे तो बिल्कुल सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, ये इसका आंसर आ गया 14 का। अब 15 तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम एक ट्रायंगल हमको दे रखा है, डायग्राम में हमको वैल्यू दे रखी है ABCDE, इसकी वैल्यू है 1.5, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 1। हमसे EC की वैल्यू पूछी है, E और C की वैल्यू क्या होगी, और हमको बोल रखा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो यहाँ हम BPT लगाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि किसी भी ट्रायंगल में जब एक साइड जो होती है जो दोनों साइड को इंटरसेक्ट करती है, वो अगर सामने वाली साइड BC के पैरेलल हो तो BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम, वो क्या होती है AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बोलो ये कितना आ गया 1.5/3 1, और EC को हम x मान लेते हैं, 1.3 से 3 को हम काटा 2 इधर गया तो x यहाँ पे आ गया 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम आंसर इसका निकालेंगे 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of the circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। तो ये हमको सेंटर दे दिया और हमसे कोऑर्डिनेट A के पूछ लिए, मतलब A के कोऑर्डिनेट पूछ लिए, जिसको हम बोलेंगे A x1, y1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक हम सर्कल बना लेते हैं, एक डायमीटर ले लेते हैं, डायमीटर यहाँ पे है A और B, और इसका सेंटर है C, इसका सेंटर है C। सेंटर हमको दे रखा है 2, -3, हमको बेस दे रखा है यहाँ पे B वाला पॉइंट दे रखा है 1, 4, और A हमको x1, y। हम जानते हैं कि सेंटर से जो AC होता है वो रेडियस है, तो ये इक्वल ही होगा, मतलब AC किसके इक्वल है BC के, मतलब यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है,
मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये वैल्यू x1 y1 है, ये वैल्यू हमारी x2 y2 है और ये वैल्यू हमारी x और y। तो x की वैल्यू आप यहाँ पे 2 रखेंगे, x1 आपके पास नहीं है, x2 आपके पास यहाँ पे 1 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से x1 निकालेंगे और यहाँ से आप निकालेंगे y1, तो आपका x1 और y1 दोनों आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, जो कि हम शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं, 2,3 और 4,1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। लगभग आप सभी ने यही किया होगा, बिल्कुल मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के साथ कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को याद होगा और आपने अप्लाई भी किया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमको 6 सेंटीमीटर दे दी। इफ द एंगल ऑफ सेक्टर थीटा कितना दे दिया, 30 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14, ये क्वेश्चन में दे दिया। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपने मैच द कॉलम में ही आपके पास लिखा हुआ है। तो मैच द कॉलम से आपने 101% कंपेयर कर लिया होगा कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो क्या होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको मैच द कॉलम में दिया था, जिसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे 30 रख देंगे, 360, पाई की वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे 3.14 और रेडियस की वैल्यू आप रख देंगे 6 का स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे क्या फाइंड हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। और अगर एरिया ऑफ सेक्टर में आपको क्या है यहाँ पे दिख रहा है सेंटीमीटर, तो आपको यूनिट क्या लगानी होती है इसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट यहाँ पे आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लगानी है। आप सॉल्व कर ही लेंगे इसको कंप्लीट। 17 के और का क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है। हमको रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर, इन द सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड आर्क सस्टेन एन एंगल हमको दे रखा है 60 डिग्री। द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, मतलब हमको एल निकालना है, हमको निकालना है यहाँ पे लेंथ। तो लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे होती है, जल्दी बताइए क्या फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360। जहां आपने पाई आर स्क्वायर लिखा था वहां आपस क्या लिख दें, 2 पाई आर। जहां अभी इसके पहले एरिया ऑफ सेक्टर में आपने पाई आर स्क्वायर लिखा था वहां पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप क्या रख देंगे 60, 360 और रेडियस यहाँ पे आप क्या रख देंगे 14। यहाँ पे आपको इस वाले क्वेश्चन में पाई की वैल्यू रखने को नहीं बोला था कि आप पाई की कोई वैल्यू रखें। हाँ, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या दे दी, पाई की वैल्यू 22/7। तो आप 3.14 ना रखते हुए पाई की वैल्यू क्या रखें, 22/7। और इसके कंपैरिजन में इसके पहले वाले के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए ज्यादा इजी है क्योंकि इसका कैलकुलेशन कम है। तो ये थीटा अपॉन 360 2 पाई आर स्क्वायर, इससे ही आंसर आ जाएगा। 18 में हमको दे रखा है SCF 306,657 इक्वल टू 9 और LCM 306 657 हमसे क्वेश्चन मार्क पूछे। तो ये तो बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है चैप्टर फर्स्ट का, LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर होते हैं जिनका हम LCM और SCF फाइंड करते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट LCM उसी दो नंबर के LCM और उसी दो नंबर के SCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो LCM कितना है बेटा हमारे पास, नहीं है सर, इसको इसको LCM ही रहने देते हैं। और SCF कितना है हमारे पास 9 और X और Y, ये हमारा X हो गया, ये हमारा Y हो गया 306 657। तो यहाँ से LCM हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। ये 9 से चाहे तो आप इसको काट दें, 9 3 27, 3 इधर चला गया 34। तो 34 में आप किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 657 का, तो आपका क्या आ जाएगा LCM। क्वेश्चन नंबर 18 का और वाला 6 72 120। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको LCM निकालना है। LCM में आपको पहले वाले 6 नंबर के क्वेश्चन में बता चुका हूँ। 6 के फैक्टर कितना होंगे 2 इंटू 3, 72 के फैक्टर आप निकाल लेंगे 2 36, फिर इसका 36 का कितना होगा 18, 18 का होगा 9 3 3 3 1। तो यहाँ पे आपका 72 का आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3
इंटू 3 इंटू 3। फिर आप 120 का निकाल लें तो 120 का कितना आएगा, 2 से 60, 30, 15, 3 से 5, तो 120 आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसमें जो तीनों में कॉमन है, याद रखिएगा जब 3 नंबर हो तो तीनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं। और कौन कॉमन है इसमें, 3। और कौन कॉमन है, 3 तीनों में कॉमन है तो उसको भी एक बार लिखेंगे। और जो बचे हुए नंबर है उनको सबको लिखना रहेगा। कितनी बार 2 है, यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 2। इधर 3 भी कितनी बार है, 2 बार, तो 3 इंटू 3। इधर 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 इंटू 5। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। बस ध्यान रखना कि 3 जब नंबर हो तो तीनों में जो कॉमन है उसको हम सिर्फ वन टाइम कंसीडर करते हैं, बाकी को हम पूरे नंबर्स को कंसीडर। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमारी वापस से मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड लगेगी, फैक्टराइजेशन मेथड। 12 के फैक्टर, इसके पहले वाला क्वेश्चन अभी हमने जस्ट करा कि 12 के फैक्टर क्या आते हैं, 4x और 3x। 4 में से 3 जाता है तो 1 बचता है। अब यहाँ पे हमारा प्लस साइन था इसलिए बड़ी वैल्यू में हमने प्लस साइन लगाया और छोटी वैल्यू में यहाँ पे हमने माइनस लगाया। बस इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 4 बचेगा। इसमें से 3 कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस साइन हट के यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा और 4 हो जाएगा क्योंकि हमने -3 कॉमन निकाला। ये दोनों फैक्टर क्या आ गए, सेम। तो x प्लस 4 x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आप रूट्स निकाल सकते हैं। एक बार आप x प्लस 4 की जगह 0 रख दें और एक बार आप x माइनस 3 की जगह 0 रख दें, तो x की वैल्यू आपकी -4 आ गई और x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब k की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके और में हैज 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं, तो हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी डिस्क्रिमिनेंट की। इक्वल रूट्स कब होंगे, जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल रूट्स होंगे, d लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, मतलब नॉट रियल, और d अगर इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे k, a की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 3, c की वैल्यू भी हम रख देंगे 3। k का स्क्वायर बोलो 4 3 12, 12 3 36 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 36। k की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 36, और जब अंडर रूट उधर लगता है और स्क्वायर लगता है तो आगे हम प्लस माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस 6। तो k की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 6 हो गई। ये 19 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बच्चों एक टावर ले लेते हैं। टावर से 30 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि नीचे से ऊपर की ओर बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। कितना डिग्री, 30 डिग्री। हमको उसने हाइट ऑफ टावर पूछा है। क्या पूछा है, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर मतलब हमको यहाँ पे h निकालना है। टावर से 30 मीटर की दूरी पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि 30 डिग्री का है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम निकालेंगे, हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमारे पास बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कितना होता है, टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, परपेंडिकुलर यहाँ पे h है, बेस यहाँ पे 30 है। तो टेन 30 की वैल्यू हो गई 1/√3 h अपॉन 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू इधर आ जाएगी 30 अपॉन √3। अब नीचे कभी भी √3 नहीं लिखना चाहिए बच्चों। अगर नीचे रूट हो तो उसमें आप क्या करेंगे, रैशनलाइज। क्या करेंगे, रैशनलाइज। √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, √3 का √3 इंटू √3 3। तो आंसर कितना गया, 10√3। और वैल्यू काय में दे रखी थी, आप दे सकते हैं मीटर में। काय में देखी थी इसमें वैल्यू, मीटर में। तो आपका आंसर आएगा 10√3 मीटर। जो यूनिट क्वेश्चन में दे रखी हो वही यूनिट आपको अप्लाई करना है। ये भी सही है। इसका और वाला क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रूप which is tightly stretched and tight from the top of the vertical to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the roof with the ground level is 30 degree. अब इसमें आपको कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें आपको देखो क्वेश्चन में डायग्राम दिख रहा है। जब डायग्राम हमको दिखता है तो हमको कोई भी प्रॉब्लम
नहीं होती। उसने बोला कि 20 मीटर लॉन्ग रूप है जो कि बंधी हुई है, सर्कस आर्टिस्ट यहाँ से उसको बांध रखा है, उसने क्लाइंबिंग कर रखा है रस्सी को, और कितने डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। हमको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब हमको ये एज फाइंड करना है। अब यहाँ पे बस हमको देखना है कि हाइपोटेनियस दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है वो साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है एज, और हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 20। साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, 2 से 20 को काट देंगे तो 10, तो हाइट कितनी आ जाएगी 10 मीटर। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। इफ द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज ₹9 and the cost of 1 pencil and 2 eraser is ₹5, find the cost of each pencil and each eraser, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंसिल, इसको x मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इरेजर इसको हम y मान लेते हैं। अब पेंसिल कितनी है हमारे पास 2, तो 2 पेंसिल, इरेजर कितने हैं हमारे पास 3, तो 3y, कितना हो गया इसका आंसर 9। नेक्स्ट है 1 पेंसिल 2 इरेजर, कितना 5। अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई करेंगे तो x और y की वैल्यू से आपकी कॉस्ट निकल जाएगी। नेक्स्ट है इसके और वाला क्वेश्चन, 3x + 4y = -6, 3x - y = 9। अगेन सेम क्वेश्चन, आप लीनियर इक्वेशन में आप अप्लाई कर दे एलिमिनेशन मेथड, उसने कोई मेथड आपको सॉल्व करने को नहीं बोला। तो ये तो डायरेक्ट आप चाहें तो इसको माइनस कर सकते हैं, इसके साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो 4y + y कितना हो गया 5y, माइनस का ये हो गया 15, y की वैल्यू हो जाएगी -15/5, तो y की वैल्यू हो जाएगी -3। y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दें, 3x + 4y = -6, तो 3x 4, y की वैल्यू कितनी है -3 -6, तो 3x माइनस का 12 -6, -6 प्लस का 12 हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, तो x की वैल्यू आपकी 2, y की वैल्यू -3। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था इस बार, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एनसीईआरटी का बच्चों दिया हुआ है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये मैं आपको बड़ा आसानी से इसको बस डायग्राम के साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। बच्चों इधर ध्यान दीजिएगा, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है और इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमीस्फीयर है। इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर बच्चों क्या बनाया हुआ है, एक हेमीस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर क्या बना दिया है, एक हेमीस्फीयर सरमाउंटेड है, और उसने ये पूछा है कि इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा हेमीस्फीयर का। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा बेटा, क्योंकि हमारी जो क्यूबिकल साइड है वो कितने सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की। तो 7 सेंटीमीटर की जो हमारी साइड है, तो क्यूबिकल सेंटीमीटर जो होगा, क्यूबिकल साइड जो होगी 7 सेंटीमीटर, वो ही साइड इस हेमीस्फीयर की डायमीटर भी होगी। तो डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर कितना हो गया बेटा, 7 सेंटीमीटर। कितना, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम निकाल लेंगे 7/2, तो हमारा आंसर यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर और डायमीटर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर आ जाएगा। फिर उसने बोला है व्हाट इज द फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो टोटल कितना लिखेंगे बेटा, TSA टोटल सरफेस एरिया। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब प्लस इसका हमको सिर्फ कर्व्ड सरफेस लेना है। क्या लेना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो CSA लिखेंगे बेटा प्लस का CSA ऑफ हेमीस्फीयर। तो CSA ऑफ हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा बेटा, 2 रेडियस का स्क्वायर, 2 रेडियस का स्क्वायर। हेमीस्फीयर हो जाएगा 2 रेडियस का स्क्वायर। अब एक
पार्ट, पूरा सर्कल का एक पार्ट जो हेमिस्फीयर का नीचे वाला सर्कल वाला पार्ट है वो किस पे रखा हुआ है, क्यूबिकल ब्लॉक पे। तो उतना उतना हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये इसका क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल आप इसमें से क्या कर दें, माइनस। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 6 स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आप लिख देंगे 7, क्योंकि साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और रेडियस आप क्या लिख देंगे यहाँ पे 7/2। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के और में। अ सॉलिड टॉय इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर आर माउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। तो हम एक सॉलिड टॉय ले लेते हैं, उसने बोला है। अब इस सॉलिड टॉय में उसने क्या बोला है कि एक हेमिस्फीयर है जो कि राइट सर्कुलर कोन पे है, मतलब उसके ऊपर राइट सर्कुलर कोन बन रहा है बच्चों। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, एक टॉय। ठीक है, ये टॉय जो है ये किस पर है, हेमिस्फीयर पर, मतलब ये जो कोन है ये किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर पर। और ये पूरा हमारा एक टॉय जिसकी हमारे पास हाइट दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है। कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दे रखा है, तो डायमीटर हमारे पास दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब आप ये हमेशा याद रखिएगा बेटा, जो सर्कल की, मतलब जो हेमिस्फीयर वाला जो सर्कल होता है, उस हेमिस्फीयर में जो उसकी रेडियस होती है, हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है, वो रेडियस, मतलब जो यहां से आता है कि रेडियस है, वो रेडियस हमेशा हाइट के बराबर होती है। किसकी हाइट, हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वो हेमिस्फीयर की रेडियस के इक्वल होती है। अगर टॉय की टोटल लेंथ देखें तो टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी 2 + 2 4। अब हमारे पास रेडियस भी आ गई है। अब हमको निकालना है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या, इसमें स्लांट हाइट इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि इसमें फाइंड द वॉल्यूम बोला है। क्या बोला है, वॉल्यूम में हमको एल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो कोन का वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फीयर में यहाँ पे 2 हो जाता है। क्या आ जाता है, 2। अब चाहें तो आप कॉमन निकाल लें क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है, सेम। तो क्या कॉमन निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, इधर बच जाएगा h, इधर बच जाएगा 2r। यहाँ वैल्यू रख दे, पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दें आप 22/7, और रेडियस की वैल्यू आप यहाँ पे रख दें 2 का स्क्वायर अपॉन 3, हाइट यहाँ पे आप रख दें 2, यहाँ पे आप क्या रख दें रेडियस 2। तो आपका क्या आ जाएगा वैल्यू 22/7, 2 का स्क्वायर 4/3, 2 2 = 4, 4 + 2 यहाँ पे आ जाएगा 6। इसको सॉल्व कर लें, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 8 2 = 16, 176/7 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट क्या लगाएंगे आप इसकी, क्यूब। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का आपने करा होगा 23। फाइंड द मीन आपने निकाला होगा। मीन के लिए आपने डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला होगा। क्लास आपको दे रखी है, क्लास यहाँ पे दे रखी है 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95। क्लास आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखी है 3, 10, 11, 8, 3। तो सबसे पहले आप मिड वैल्यू निकाल लें। मिड वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड दे दे तो 5 + 5 10, तो ये हो जाएगा 100/2। तो ये पहली वैल्यू आपकी आ जाएगी 50। अब आप इसमें डिफरेंस देख लें, डिफरेंस 10 का है तो 10 प्लस कर दो, 10 10 सब में प्लस कर दो, ये x आ गया। अब इसकी कोई भी मिड वैल्यू आप कंसीडर कर लो। मिड वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी t आप लिख लो x - a। आप डायरेक्ट मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मेथड से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मेथड से भी इसको कर सकते हैं, मतलब f × x निकाल के बोलो, क्योंकि सिंपल वैल्यू है 150
600, 7 7 0, 8 8 64 और 9 इंटू 3 270। इसको आप प्लस कर दें टोटल वैल्यू को और मीन का फॉर्मूला लगा दे x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। आप इनको प्लस कर दें जो भी इसकी वैल्यू आई है और इनको प्लस कर दें तो जो ये वैल्यू आएगी समेशन एफ एक्स, इसको ऊपर रखेंगे और ये वैल्यू जो आएगी उसको नीचे रखेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा x बार। ये मीन के लिए क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। अब इसके जस्ट और वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। मॉड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इसमें मॉड पूछा है तो मॉड का फॉर्मूला आपका होता है, सबसे पहले तो मॉड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H। यहाँ पे H इंटरवल होता है। तो मॉड में आप सबसे पहले देखें जो नीचे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है नंबर ऑफ पेशेंट, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो ही आपका मॉड की वैल्यू कहलाता है। अगर अपन सिर्फ नंबर्स की बात करें तो ज्यादा नंबर ऑफ में जो आया हुआ है तो वो कौन है 21 और 23, तो सबसे बड़ा नंबर आपका 23 हो गया। तो फ्रीक्वेंसी आपकी F1 यहाँ पे 23 हो गई। F1 की जो क्लास है, F1 की क्लास कितनी है 35 टू 45, तो जो ये वाली लिमिट है ये L आ गया। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ गया 10, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ गया 10। अब आपको मॉड निकालना है, क्या निकालना है मॉड। तो L की वैल्यू कितनी लिख दो 35 प्लस F1, हाँ F1 कितना है 23, F1 से पहले वाला कौन है F0, F0 कितना है 21 और F2 कितना है 14। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, मतलब जो 23 आया आपका उसके जस्ट पहले वाला नंबर जो होगा वो F0 होगा, 23 के बाद वाला नंबर आपका 14 होगा। अब यहाँ पे रख दें आप F1 की वैल्यू यहाँ पे रख दें कितनी है 23 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू इंटरवल कितना है इनके बीच का 10 का, 35 प्लस 2 46 माइनस 2 और 1 3, 1 और 4 5 इंटू 10, तो 35 प्लस 2 इंटू 10 20 अपॉन 11, तो 35। आप चाहे तो इसमें डिवाइड भी दे सकते हैं, 11 1 11, 9 बचेगा 0, 11.8 मतलब 36.8 अप्रोक्स। सेंटीमीटर में तो नहीं है, इसमें यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये टोटल हमने पेपर डिस्कस किया, ये पेपर था बेसिक का। अब जल्दी स्टैंडर्ड का पेपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक का पेपर हमने डिस्कस करा, अब कुछ ही टाइम में हम आपको स्टैंडर्ड का पेपर भी डिस्कस करके देंगे। तो थैंक यू, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।